नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 8 मई 2020 का समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। हाल ही में कौन सी बैंक में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है? तो यस बैंक में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राणा कपूर के संस्थापक हमने डिस्कस किया था। अर्थशास्त्र में रिसेशन या मंदी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो जो दो क्रमागत तिमाही नकारात्मक जीडीपी वृद्धि दर होती है तो उसी को मंदी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर दो तिमाही हमारी अर्थव्यवस्था में सिकुड़न है, यानी कि अगर हमने 100 रुपये का उत्पादन किया था तो अगले तिमाही 98 का किया, फिर अगले तिमाही 96 का किया, यानी कि पिछले की तुलना में अगर अर्थव्यवस्था हमारी सिकुड़ रही है तो उसी को रिसेशन मंदी कहते हैं। और दो तिमाही क्रमागत होना चाहिए। 2015 ईरान परमाणु समझौते में कौन सा देश नहीं शामिल था? तो ईरान परमाणु समझौते के 2015 में जो साइन हुआ था उसमें कौन कौन थे हम जानेंगे। पहले P5+1 प्लस ईरान। तो P5 कौन है? P5 आपके हैं जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं। कौन है इसमें? यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। और एक कौन है? एक आपका जर्मनी है। तो जब जर्मनी है, ईरान है और P5 है तो इसमें जापान तो कहीं है नहीं, तो जापान विकल्प सही होता है, सी विकल्प सही होता है। तो ये था 7 मई का प्रश्न। और अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो आज के समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जो हेडलाइन है, वाइजैग गैस लीक क्लेम्स 11 लाइव्स ओवर 350 हॉस्पिटलाइज। तो वाइजैग जो है विशाखापत्तनम का ही नाम है। तो विशाखापत्तनम में एक एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी थी, एक जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती थी, उसमें जो है लीकेज हुआ स्टायरीन नामक गैस का। तो उस गैस से ही लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और उस गैस के लीकेज जो भी आसपास थे और जो भी 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आसपास लोग थे, काफ़ी लोग प्रभावित हैं और 350 लोग जो है हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं। तो ये थी न्यूज़। आपको जानने की जरूरत है स्टायरीन का प्रयोग कहाँ होता है? ये प्लास्टिक उत्पादों में होता है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है, एसबीआई कट्स लेंडिंग रेट एफडी इंटरेस्ट। तो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो जो ब्याज दर है लोन देने की उसको कम की है। तो हम जानेंगे क्या है। जिसमें बताया गया है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR रेट को कम किया गया है 15 बेसिस पॉइंट से। तो हम देखेंगे MCLR क्या है। जैसे कि कोई बैंक है जो लोन देती है तो किस रेट पे देगी, तो ये एक पूरा प्रक्रिया था, एक इवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है। हम थोड़ा सा देखेंगे बैकग्राउंड से। तो जो पहले के समय में, जैसे आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकों के, तो आपको पता ही है। तो पहले के समय में प्राइम लेंडिंग रेट होती थी, PLR उसे बोलते थे। प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब क्या हुआ? प्राइम मतलब जिसको हम आप विशेष जो है व्यवस्था जिसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बैंकें क्या करती थी, कोई डिफिनेशन नहीं थी कि आप कितने पे इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तो बैंकों के जो रेगुलर कस्टमर होते थे, बड़े कस्टमर होते थे, उनको सस्ते दामों पे सस्ते ब्याजों पे जो है लोन देती थी। और जो ऐसे छोटे मोटे कस्टमर कभी कभार लोन लेने वाले हैं, उनको मनमाना जो है लोन देती थी, मनमाने रेटों पे, उसका फ़ायदा उठाती थी उनकी मजबूरी का। तो इसको प्राइम लेंडिंग रेट है, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे। कुछ लोगों को विशेष व्यवस्था, विशेष ब्याज पे, सस्ते दामों पर, क्योंकि वो आपके रेगुलर कस्टमर हैं। अब बाकी लोगों को जो है, जो भी आप उनसे कम फायदा कमा रहे हो, उसका जो है आप भरपाई बाकी लोगों से करवा दे। प्राइम लेंडिंग रेट हुई। तो आरबीआई ने बोला, देखो भाई, ये भेदभाव है, ये उचित नहीं है और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा भी नहीं है कि आप एक को तो कम रेट पे दे रहे हो, दूसरे को ज़्यादा रेट पे दे रहे हो। तो आरबीआई ने बोला कि ऐसा है कि आप कोई बेंचमार्क बनाओ, एक जो है आप टेबल बनाओ, भाई बताओ कि हम इस आधार पे अपनी ब्याज दर को निर्धारित करते हैं कि हम कितने पे ब्याज पे लोन देंगे। हमारे पैरामीटर्स, इसी पैरामीटर्स के आधार पर हम लोन देते हैं। तो उसको उन्होंने बोल दिया आरबीआई ने, अब आप बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट दो। ठीक है, आपको जिससे जितना देना है दो, लेकिन उसका एक बेंचमार्क होना चाहिए, ये मनमानी नहीं होना चाहिए। आप पहले मतलब गाइडलाइन जारी कर दो कि हम इन आधारों पर ब्याज दर को निर्धारित करते हैं, ताकि पारदर्शिता हो सके। लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि जो भेदभाव था, ये चीज़ नहीं हुआ और बैंकें इसको जो ट्विस्ट करके इसका फ़ायदा उठा के अपना काम करती रही। और जो उनके रेगुलर कस्टमर्स थे उनको विशेष व्यवस्था और बाकी लोगों से जो भरपाई होती थी ले लेती थी, यानी अन्य लोगों को जो है ज़्यादा ब्याज पे देती थी। तब भी समस्या हुई। तो आरबीआई ने एक और आगे कदम चला और उसके बाद उसको MCLR जो है इंट्रोड्यूस किया। MCLR क्या था? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट। तो इसमें क्या होता है, तो आरबीआई ने बोला, देखो भाई ऐसा है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपका जो मर्जी जितने पे लोन जिसको दो। अब आपको पूरा एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई जो भी आप पैसा मार्केट से उठाते हो, जिससे आप लोन देते हो 100 रुपये का किसी को, तो आप कहीं से पैसा लेते हो, तो आप सारी चीज़ें उसको स्पष्ट करो, दिखाओ कि आपने कहाँ से पैसा लिया है और जैसे 100 रुपये आपको लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ा। जैसे मान लीजिए आपने किसी पे ब्याज से पैसा लिया, आरबीआई से ही पैसा लिया, मान लीजिए आरबीआई से पैसा लिया 3% ब्याज पे। तो अगर आप 3% पे ले रहे हो तो आप उसमें 2% 3% अपना कुछ फ़ायदा जोड़ के उतने पे आप जो है उसको ग्राहक को दोगे। यानी कि
जो आपका कॉस्ट रहेगा फंड का, जहाँ से आप पैसा ले रहे हो उसका जो आपका कॉस्ट रहेगा उसमें से कुछ ऐड करके आप जो है उतने पे दो, यानी कि एक फिक्स्ड कर दो। ऐसा नहीं कि आपको जो किसी को मन हुआ 8% पे दे दिए, किसी को मन हुआ 10% पे दे दिए। तो ये हमारा जो लोन सिस्टम था ऐसे इवॉल्व हुआ ताकि पारदर्शिता आ सके, हर व्यक्ति को उचित मूल्य पर लोन मिल सके, भेदभाव ना हो। ये थी लेंडिंग रेट, MCLR, PLR, फिर BPLR, फिर MCLR, ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है आपकी ये वंदे भारत मिशन बिगिंस, फर्स्ट बैच ऑफ इवैक्यूज अराइव्स। तो वंदे भारत मिशन प्रारंभ हो चुका है और पहली बैच जो आई है जो है लोगों की वो पहुंच चुकी है। तो वंदे भारत मिशन क्या है, जो भी भारतीय लोग विदेशों में फंसे हुए हैं तो भारत ने उनको वापस अपने देश लाने का प्लान किया है, तो उसको ही वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है और पहली बैच इसकी आ चुकी है। ये न्यूज़ थी। किंग ऑफ फ्रूट्स नाउ डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। तो जो है तेलंगाना ने जो किंग ऑफ फ्रूट्स किसको बोलते हैं, फलों का राजा आम, तो आम को अब डिलीवर करने की बात की है, तो ये चीज़ बात है, वो वैसी न्यूज़ है। अब उसके बाद अगली न्यूज आपकी आती है IMD इंक्लूड्स POK इन वेदर फोरकास्ट। IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी आपका मौसम संबंधी डाटा देता है कि कब बारिश होगी, तापमान कितना होगा, वायुदाब कितना होगा, ये सब चीज़ें बताता है, उसको वो IMD काम है। इसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। तो इसने अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी अपने वेदर फोरकास्ट में, यानी कि जो सूचना होगी वेदर संबंधी, उसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो मतलब क्या है, जैसे कि देखिए न्यूज़ अगर हम देखें बैकग्राउंड में, तो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है उसको पाकिस्तान की जो सरकार है उसने कहा कि हम यहाँ भी इलेक्शन कराएंगे और हमेशा की तरह जैसे हमारे यहाँ सामान्य सरकारें होती हैं तो वैसे हम यहाँ भी इलेक्शन कराएंगे, यहाँ भी मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी हमारे एक राज्य के जैसा होगा। तो इसको मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। तो यानी कि अब गिलगिट बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान के सामान्य राज्य जैसा होगा। तो इसका कड़ा विरोध किया है भारत ने। तो वही उसी के जो है और अपनी मजबूत दावे को मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक कदम और चला गया यहाँ पे भारत के द्वारा। IMD जो है अब अपने मौसम के फोरकास्ट में जो मौसम का भी जो पूर्वानुमान दिया जाएगा उसको गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र का भी देगा, ताकि हम क्लेम कर सके हमारा है, तो अपना क्लेम को मजबूत करने के लिए। अगली न्यूज है नोट फॉर एबोलिशन ऑफ 9304 MES पोस्ट। तो 9304 मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज पोस्ट को ख़त्म करने की बात की गई है। क्यों ख़त्म करने की बात की गई है, देखिए ऐसा है कि लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखटकर कमेटी एक नियुक्त की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था कि हमारी जो फ़ौजें हैं उनकी क्षमता को वृद्धि किया जाए और उसके साथ ही जो अनावश्यक खर्च होते हैं उनको रेशनलाइज किया जाए, ताकि उस पैसे को सही दिशा में व्यय किया जाए, ताकि अपना उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये DB शेखटकर कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, उसी के सुझावों पर एक काम किया जा रहा है। 9304 मिलिट्री इंजीनियरिंग पोस्टों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। अगली न्यूज़ है आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू हियर द मैटर टुडे। तो जैसे कि हम जाने जो वाईजैग गैस ट्रेजेडी हुई है उसका मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आज सुनेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमने कई बार डिस्कस किया है, क्या है ये, जो भी पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। ये किसके अधीन स्थापित हुआ था, NGT एक्ट 2010 के अधीन स्थापित हुआ था। ये आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है कंस्ट्रक्शन ऑफ रथ यात्रा चैरियट्स अलाउड। तो रथ यात्रा चैरियट, जो रथ यात्रा के लिए जो भी रथ बनेंगे उनको अलाउ कर दिया गया है। ये क्या मामला है, हमारे पुरी में, उड़ीसा के पुरी में हर वर्ष लगभग इसी समय जो है रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा किसकी होती है, जो वहाँ के लॉर्ड हैं, मतलब विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ। तो उन जगन्नाथ के और उनके एक बलभद्र के, लॉर्ड बलभद्र के और जो है गॉडेस सुभद्रा के 3 रथ निकलते हैं। ये वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो उसी को अलाउ कर दिया गया। बोला कि आप लोग रथ बनाइए और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो अलाउ करे या ना करे समय को देखते हुए। फैक्ट्री वर्किंग आवर्स इंक्रीज इन MP। तो मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो फैक्ट्री वर्किंग आवर्स 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया है। अब बोला गया है कि यदि कर्मचारी चाहेंगे तो एक्स्ट्रा और वर्क कर सकते हैं और उनको ओवर पेमेंट देना पड़ेगा, ओवर टाइम का पेमेंट। $40 चार्ज फॉर सी इवोकेशन बाय नेवी। तो नेवी ने राहत कार्य चलाया है जो भी मालदीव में भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए, और बोले कि जो है $40 का मिनिमल चार्ज हम आपसे लेंगे। वेंकैया बिरला टुक इनटू वर्चुअल पैनल मीट्स। तो वेंकैया नायडू हमारे देखो राज्यसभा के जो है वो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं,
और क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं और जो ओम बिरला है हमारे लोकसभा स्पीकर है, तो इन दोनों लोगों ने जो वर्चुअल मीटिंग होगी संसदीय समितियों की, हो कि ना हो, इस पर जो है मतलब विचार अपना रख रहे हैं, सोच रहे हैं निर्णय करने को। अब इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका ये है, यूएस पैड फॉर इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान शांति समझौते में भारत के रोल को भी जो है महत्वपूर्ण माना है। तो हम थोड़ा सा समझेंगे, हमने कई बार डिस्कस किया है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में देखिए 6+2+1 पैटर्न पे वार्ता हो रही है, यानी कि 6+2+1 वार्ता हो रही है। ये फॉर्मेट क्या है, 6 देश अफगान शांति समझौते से संबंधित है। पहली बात है आप जान लीजिए। तो 6 देश कौन से हैं, ऐसे देश जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना। और +2 कौन है, यूएसए और रशिया। और +1 कौन है, स्वयं अफगानिस्तान। तो अभी तक इस आधार पर वार्ता हो रही थी, 6+2+1 के आधार पर। तो लेकिन ज़ाल्मे खलीलजाद जो यूएस के एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के समझौते के लिए, यूएस के इन्वॉय हैं, तो इन्होंने ये अभी दिल्ली विजिट पे आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि भारत का भी महत्वपूर्ण रोल है। तो ये काफ़ी अच्छी विक्ट्री होगी अगर हमें भी अफगानिस्तान शांति समझौते में हमें भी मध्यस्थता करने का अवसर मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा और हमारी काफ़ी महान विजय होगी, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको जानने का आवश्यकता है। 6+2+1 जो पैटर्न है, प्रारूप है, ये किससे संबंधित है, अफगानिस्तान शांति समझौते से संबंधित है। जोमेटो प्लान्स टू एंटर अल्कोहल डिलीवरी। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि अब अल्कोहल की बिक्री शुरू हो गई है, अलाउ कर दिया गया शराब की बिक्री। तो बहुत लंबी लंबी लाइनें हो रही हैं और संक्रमण का भी खतरा है। तो कुछ स्टेट्स ऑनलाइन डिलीवरी की भी बात कर रहे हैं। तो जोमेटो ने जो है प्लान रखा है कि ये भी हम भी अल्कोहल डिलीवरी करेंगे। और ये अगली न्यूज़ है, जेई एडवांस टू बी कंडक्टेड ऑन अगस्त 23। तो जेई एडवांस की डेट जो पहले बताई गई थी 17 मई, अब उसको अगस्त 23 कर दी गई है उसको एग्ज़ाम कराने के लिए। इंडियन एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर फोर्स लैंड्स इन सिक्किम। तो इंडियन एयरफोर्स का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है जो है कुछ समस्याओं के चलते, वेदर प्रॉब्लम्स के चलते सिक्किम में इसको लैंड करना पड़ा। तो हमें जानना है MI-17 हेलीकॉप्टर कहाँ से आया है, हमारा रसिया से आया है, ये चीज़ जानना है। CSIR कंट्रीब्यूट्स टू जीनोम डेटाबेस। CSIR क्या है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जो ये है हमारी बॉडी है, ये भी विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित सारी रिसर्च के लिए जिम्मेदार होती है पूरे भारत में। तो इसने 53 जीनोम सीक्वेंसेस दिए हैं कोरोना वायरस से संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, ताकि जो है इस पर वैक्सीन बनाई जा सके, या फिर जो भारत में जो भी कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स हैं उनका डाटा दिया जा सके, उससे संबंधित वैक्सीन बनाई जा सके। तो जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या है, जीन्स का समूह है। जीन्स क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के उसके लक्षणों के जो उत्तरदायी गुण होते हैं, जो भी गुण है, जैसे हमारी नाक सीधी है, हमारे बाल काले हैं, हमारी आँखों की पुतलियाँ काली हैं या भूरी हैं, हमारी 5 उंगलियाँ हैं कि 6 उंगलियाँ हैं एक हाथ में, तो ये सब चीज़ें हमारी लक्षण है। तो जो लक्षण जिनके कारण होते हैं उनको जीन्स बोलते हैं। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः ये जो है जीन्स देखिए क्या है, डीएनए के एक सेट है, डीएनए में प्रोटीन्स का सेट है, डीएनए है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में मुख्यतः पाया जाता है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। और अगली न्यूज़ अब आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। देखिए इसमें है, सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस WHO। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है लॉकडाउन होने की वजह से लगभग सभी लोग अपने घरों में हैं। तो इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें काफ़ी बड़ी है, जिसका प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर विशेष देखने को मिल रहा है। फॉर्मर इराकी इंटेलिजेंस चीफ टेक्स ओवर एज PM। तो इराक में नए प्रधानमंत्री ने जो है पदभार ग्रहण किया। उनका नाम क्या है, मिस्टर अल खादिमी इराक के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। चाइनीज़ इन्वाइज मीट विद NCP लीडर्स सॉलिडारिटी कॉल गवाइली। तो गवाइली जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने मतलब बात की है कि चाइनीज़ से कुछ लोग आए थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो नेपाल आए थे तो एक मीटिंग के लिए। तो बोल रहे हैं कि हम बंधुता को, अपने समझौतों को, संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे हम जानेंगे कि चाइना क्या कर रहा है नेपाल पे। जैसे नेपाल मुख्यतः आज़ादी के बाद से ही हम पर निर्भर रहता था और हम उसके सबसे बड़े पार्टनर थे। लेकिन अब चाइना क्या है, चूँकि आप जानते हैं इंडिया और चाइना में हमेशा ताना बाना रहता है।
तनातनी रहती है। तो जब तनातनी रहती है तो अब चाइना जो है इंडिया को कमज़ोर करने के लिए नेपाल को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक हमेशा एक विवाद का विषय रहता है। इंडिया को काफ़ी शिकायत रहती है। इंडिया जो है अपना क्लेम करना चाहता है कि हमसे संबंध अच्छे रहें। अगर उस पर चाइना वहाँ नेपाल तक अगर पहुँच जाएगा तो नेपाल से फिर सीधे हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रंप वीटोज ईरान रिजोल्यूशन। तो ट्रंप ने ईरान समझौते को वीटो कर दिया है। तो ईरान समझौता क्या है, ईरान रिजोल्यूशन क्या है? तो जो वहाँ यूएसए की कांग्रेस है, कांग्रेस यानी वहाँ की संसद जो उसको कांग्रेस बोलते हैं, तो यूएसए की संसद ने एक ईरान प्रस्ताव लाया था। उसमें क्या बोला था कि बोला ऐसा है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी दूसरे देश में जाके जो है मतलब जिसको मर्जी चाहे मरवा दे। जैसे कासिम सुलेमानी की हत्या करवा दी थी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहीं भी ऑपरेशन चलाएं, तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बात की थी। तो ट्रंप ने इसको वीटो कर दिया है। वीटो करने मतलब समझ रहे अपने विशेषाधिकार को प्रयोग करते हुए उसको रोक दिया है। ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है वोलेटाइल मार्केट्स हिट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनफ्लोज। तो जो हमारी मतलब अस्थायी मार्केट है उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो काफ़ी कम हुआ है, प्रभावित हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है हमने डिस्कस किया था पहले भी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यार मान लीजिए मेरे पास थोड़ा सा धन है और सीधे मैं उसको किसी को, जैसे 10,000 रुपये मेरे पास है, तो मैं तो अंबानी जी को कहूँगा नहीं भाई मेरे पास 10,000 है, लो आप ले लो हमसे उधार और हमको ब्याज देते रहना। तो अंबानी जी कहेंगे मैं 10,000 क्या करूँगा भाई, थोड़ा ज़्यादा होता तो हमारे काम का भी होता। तो हम कैसे करते हैं कि बोलते हैं अच्छा ठीक है हम मान लीजिए कोई बात नहीं, हम लोग 100 लोग हैं, 10-10 हज़ार सबके पास है, तो 100 लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं। अब कितना हो गया, 10,000 100 लोग मिल गए तो आपका हो गया 10 लाख रुपए। बोला अंबानी जी अब 10 लाख ले लीजिए, तो कहें हाँ ठीक है 10 लाख दे दो, 10 लाख हमारे काम का है। तो मतलब जो थोड़े थोड़े सम्स होते हैं, छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो सब अपना पैसा इकट्ठा करके पूल बना देंगे, और जब मनी ढेर सारी हो जाएगी तो उसको इकट्ठा इन्वेस्ट करेगी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इसको म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल मतलब परस्पर, यानी कई लोग मिल के जब फंडिंग करें तो ये होता है म्यूचुअल फंड। 3 प्रकार के होते हैं, आपने डिस्कस किया था। एक आपका होता है कि लोन देना म्यूचुअल फंड से, एक होता है शेयर में लगाना, एक होता है लोन और शेयर दोनों में लगाना, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। PFC हैज़ $6.8 बिलियन NPAs इन थर्मल लोन बुक। तो जो PFC है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो विद्युत व्यवस्था को भी जो लोन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई PSU बनाई है, कंपनी बनाई है, फाइनेंस कंपनी बनाई है। तो PFC इसको बोलते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मतलब विद्युत कार्य होगा उसको कंपनी को लोन देने के लिए एक और बनाया है, रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये बताया जा रहा है कि इन्होंने लगभग मतलब इतना लोन ज़्यादा दे दिया है, काफ़ी लोन दिया है, और उनके लोन में लगभग $6.8 बिलियन का NPA हो गया है। यानी कि जिन कंपनियों को दिया है वो कंपनी अब लोन वापस करने की क्षमता में नहीं है। तो ये चीज़ बताई जा रही है, विद्युत क्षेत्र में काफ़ी समस्या की बात है। और अगली न्यूज़ है आपकी बैंड लाइक क्लाउड सीन ओवर सन्स नेबर। तो जो सूर्य का पड़ोसी है उस पर जो है बैंड लाइक क्लाउड, यानी बैंड मतलब देख रहे हैं ना आप कैसे बैंड बन रहा है, बैंड लाइक क्लाउड देखा गया है। तो हम देखेंगे क्या मामला है। लूमेन 16A ये एक तारा है सूर्य के निकटतम तीसरा तारा है। बाइनरी स्टार, बाइनरी मतलब 2 स्टार के जोड़े हैं। लूमेन 16A, लूमेन 16B 2 तारे हैं। तो ये ब्राउन डॉर्फ्स बोले जाते हैं। ब्राउन डॉर्फ्स क्यों बोले जाते हैं, इनको फेल्ड स्टार बोला जाता है, यानी कि तारे पूर्ण रूप से तारा फेल्ड तारा है। क्यों फेल्ड तारा है, क्योंकि इनका जो मास है, उनका द्रव्यमान है ग्रहों से तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन तारों से कम है, यानी कि मध्यम में है, तो इसलिए फेल्ड स्टार्स उनको बोल दिया जाता है। इसमें देखिए पट्टीदार जो क्लाउड्स देखने को मिले हैं, पट्टीदार बादल देखने को मिले हैं। क्यों ऐसे बादल देखने को मिले हैं, क्योंकि इसमें जो जैसे सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। 2 हाइड्रोजन एलिमेंट मिलते हैं तो एक हीलियम बनता है, तो यानी 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट फ्यूज हो जाते हैं एक में, तो एक हीलियम एलिमेंट मिलता है। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकलती है, जबकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन कम होता है क्योंकि फेल्ड स्टार्स हैं, तो इसमें हर जगह क्लाउड्स नहीं मिलते हैं, तो ये पट्टीदार क्लाउड्स मिलते हैं। तो ये चीज़ देखने की बात कही गई है। ल्यूमेन 16 आपको जानने की आवश्यकता है क्या है। ये आपका तीसरा सबसे नज़दीकी तारा है। तो पहला सबसे नज़दीकी तारा सूर्य कौन सा है, अल्फा सेंचुरी, दूसरा बर्नार्ड्स तारा, तीसरा ल्यूमेन। ये चीज़। टाइगर पॉपुलेशन इन सुंदरबन राइजेज टू 96। सुंदरबन में टाइगरों की संख्या 96 हो गई बढ़कर। तो बोले हैं इन्होंने, जो सुंदरबन के जो अथॉरिटी उन्होंने बोला है भाई कि देखो 8 टाइगर हमारे जो है पिछले साल बढ़े हैं, 8 टाइगर ज़्यादा देखने को मिले हैं, उनका जन्म हुआ है, जुड़े हैं संख्या में। तो ये बहुत बड़ी प्रगति है बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे टाइगर की गणना के बारे में। तो टाइगर की गणना
हर चौथे साल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, हर चौथे साल टाइगर की गणना होती है भारत में। और टाइगर का कंजर्वेशन का अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके हेड कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्री हमारे होते हैं, जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं इस समय। तो देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर एक चला था 1973 में चला था आपका। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में विशेष जहाँ पे टाइगर का हैबिटेट है उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी हमारे यहाँ लगभग 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनमें टाइगर को संरक्षित किया गया है। तो जो टाइगर सेंसस देख लेंगे, टाइगर जनगणना जो हुई थी हमारी 2018 में आखिरी जनगणना हुई थी टाइगरों की, और उसका रिजल्ट आया था 2019 से पिछले साल। तो हम देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस राज्य में है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और एक बात और आपको नोट करने की आवश्यकता है, टाइगरों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस राज्य में देखने को मिली है? कर्नाटक में। तो ये चीज़ देखने की आवश्यकता है, इसको याद करना हो आपको। तो ये भी आप समझिए, जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें भी देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो चूँकि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या भी मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? कर्नाटक में हुई है। तो चूंकि वन क्षेत्र की बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में हुई है, इसलिए वहाँ पर टाइगरों की संख्या में भी सबसे बढ़ोतरी हुई है। ये दोनों चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ की डिस्कशन, और हम इससे आधारित आज के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं, और इनको आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार हैं। वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? नई ट्रेन के संचालन से, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने से, खाद्य वितरण से, विशाखापत्तनम गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहत से। इसका आप जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना है। डीबी से खटकर समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार, सैन्य क्षमता को मजबूत एवं व्यय को तार्किक करना, बेरोजगारी से संबंधित, गरीबी उन्मूलन संबंधित। 6+2+1 प्रारूप किससे संबंधित है? ईरान परमाणु समझौते से, RCEP से, अफगानिस्तान शांति समझौते से, कोरिया विवाद से। टाइगर गणना 2018 के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है टाइगरों की? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ये थी हमारी 8 मई 2020 की हिंदू डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद।